संस्कृत भाषा के अध्ययन के अंतर्गत अगला हमारा बिंदु है उपसर्ग। उपसर्ग दोस्तों, प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मूल क्रिया को और विशिष्ट बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द और शब्दांश होते हैं जो धातु के आगे और पीछे लग करके उसके अर्थ को विशिष्ट बनाते हैं या उसका कुछ परिवर्तन करते हैं, उसमें कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी धातु यानी कि क्रिया के आगे और पीछे लगने वाले कुछ तत्व हैं जिनसे इस भाषा में अर्थ को और विशिष्टता प्रदान की जाती है और खास बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, संस्कृत में अगला बिंदु हम अध्ययन करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग कहते किसे हैं? तो उपसर्गों के विषय में कहा गया कि धातु से पूर्व स्थित होकर के अर्थ को जो परिवर्तित करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्गाः क्रिया योगे इस प्रकार का संस्कृत में एक शब्द आता है और इसके द्वारा ये कहा जाता है कि उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के योग में जब अव्ययों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। जब हम अव्यय पढ़ेंगे तो इसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो वे अव्यय जब किसी धातु के पूर्व लग जाते हैं तो उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। और ये जो उपसर्ग है धातु, ये कितने हैं कुल मिलाकर के? 22 हैं। एक और बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि संस्कृत के अंतर्गत क्रिया को धातु नाम से जानते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। हिंदी में या अन्य भाषाओं में जो वर्ब होती है यानी कि क्रिया होती है, संस्कृत में इसको धातु के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से जो उपसर्ग है उसका काम क्या है? धातुओं के आगे उपस्थित होकर के धातु के अर्थ में परिवर्तन कर देना उपसर्ग है। ठीक है। और उपसर्ग मुख्य रूप से हमेशा धातु और उपसर्ग साथ में मिलेंगे, क्योंकि परिवर्तन किसके साथ करना है? उसको धातु का यानी कि क्रियाओं में परिवर्तन करना है। उपसर्ग कभी भी अव्यय की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। जैसे अव्यय होते हैं उनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है, यानी कि धातु के साथ उनका प्रयोग नहीं करते, लेकिन उपसर्ग हमेशा धातु के साथ ही आते हैं। इसके लिए इन्होंने सूत्र भी बनाया है कि उपसर्गाः क्रिया योगे। इस प्रकार से उपसर्ग धातुओं के आगे उपस्थित होकर के उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और ये जो उपसर्ग है दोस्तों, इनकी कुल संख्या 22 होती है। ठीक है। अब देखना है हमें कि ये जो परिवर्तन होता है उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ में, ये किस किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग में 3 प्रकार से परिवर्तन करता है धातु के अंतर्गत। कौन कौन से 3 प्रकार है? आइए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मुख्यार्थ बाध। मुख्यार्थ बाध, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि किसी भी धातु का जो मुख्य अर्थ है उस मुख्य अर्थ को बांध लेती है और अर्थ कोई दूसरा देने लगती है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए आपके सम्मुख है प्रहार। तो संस्कृत में एक धातु है, संस्कृत में एक धातु है, इस धातु को हम कहते हैं ह्री धातु। ह्री धातु होता है, ह में र ऋषि लग रहा है, री ऋषि लग रहा है। ह्री धातु होता है हरण करने के अर्थ में ये क्रिया प्रयोग की जाती है। हरण करना यानी कि चुरा लेना, इसके लिए भी हरण आता है। किडनैप करने के लिए भी हरण आता है। ठीक है। और किसी भी चीज को बिना कहे ले लेना, छीन लेना, इन सारी चीजों के लिए ह्री धातु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब इसके आगे ये प्र उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ हो गया प्रहार करना, आक्रमण करना। तो इस प्रकार से क्या किया उपसर्ग ने? यहाँ पर प्रथम काम मुख्य अर्थ को छुपा दिया। मुख्य अर्थ था ह्री धातु से हरण करना, लेकिन प्र उपसर्ग लग करके इसके मुख्य अर्थ को दबा करके अर्थ क्या कर दिया है? अब प्रहार करना। तो इसी प्रकार 22 उपसर्ग अनेक धातुओं के आगे लग करके उसके अर्थ के मुख्य अर्थ को बदल देते हैं, मुख्य अर्थ को बाध देते हैं। बाधना यानी कि उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। कोई भी सोच नहीं सकता कि प्रहार ह्री धातु से बना होगा जिसका अर्थ क्या होता है? हरण करना। ठीक है। तो इसी प्रकार से उपसर्ग का जो अगला परिवर्तन है, ये परिवर्तन आता है धातु में, यानी कि धातु के अर्थ जो है उसका ही अनुसरण करता है। देखिए, परिवर्तन हमेशा ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वास्ट या बहुत ही व्यापक इसमें परिवर्तन हो जाए। कभी कभी परिवर्तन छोटे भी होते हैं। ये छोटा परिवर्तन क्या है यहाँ पर? कि धातु के अर्थ को अनुसरण करता है। जैसे कि संस्कृत के अंतर्गत एक धातु आती है नम धातु। नम धातु, नम धातु से यहाँ नमति बनता है, यानी कि नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से जब नम धातु जो है इसके आगे प्र उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो शब्द बन रहा है प्रणमति। क्या बनता है? प्रणमति। ना को ना होने की अपनी एक व्याकरण की क्रिया होती है जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से क्या शब्द बना? प्रणमति। देखिए, नम धातु का अर्थ था नमस्कार करना, लेकिन जैसे ही इसमें प्र उपसर्ग लग गया अब इसका अर्थ हो गया
विशेष प्रकार से यानी कि प्रकृष्ट रूप से, बहुत अधिक रूप से आपको नमस्कार करता हूं। देखिए, अब हम किसी को कहते हैं कि नमस्कार करता हूं, किसी को बोलते हैं विशेष रूप से हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रकृष्ट रूप से नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से प्र उपसर्ग लग करके धातु के अर्थ का तो उसने अनुसरण किया, यानी कि धातु का अर्थ अभी भी वही है, लेकिन उस अर्थ को क्या किया, प्र उपसर्ग ने विशिष्ट बना दिया। तो कभी कभी उपसर्ग धातु के अर्थ का अनुसरण तो करते हैं, किंतु उस धातु के अर्थ को और विशिष्ट बना देते हैं। काव्य में, महाकाव्य में, कविताएं लिखने में छोटी छोटी चीजों को ही बहुत ही उत्तम प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। उपसर्ग का ये वही उदाहरण आप समझ सकते हैं। अगला जो उपसर्ग का परिवर्तन करने का ढंग है वो कहलाता है विशेषार्थ। विशेषार्थ यानी कि मुख्य अर्थ का बात कर दिया, धातु के अर्थ को अनुसरण कर लिया, अब ये कहते हैं कि इसको एक विशेष अर्थ दे देता है। जैसे कि संस्कृत में एक धातु है भू धातु, भू धातु से शब्द बनता है भवति, जिसका अर्थ होता है होना, भवति जिसका अर्थ होता है होना, होता है, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब वही प्र उपसर्ग जब भवति के आगे लगा, प्रभवति, तो इसका अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए उद्यत होना, प्रस्तुत होना। जैसे सह पठितुम प्रभवति, वह पढ़ने के लिए उद्यत होता है, इस प्रकार से इसका प्रयोग हो गया। देखिए अर्थ क्या था इसका, भवति होना, लेकिन प्र उपसर्ग लग करके विशेष अर्थ बन गया है। इसका अर्थ हुआ है प्रभवति यानी कि प्रस्तुत होता है, उद्धृत होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ बताया कि जो उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग धातु से पूर्व स्थित होकर के अर्थ में परिवर्तन कर देता है धातु के। ठीक है, इनकी संख्या 22 होती है और इसके लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वो सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे, यानी कि क्रिया के योग में अव्ययों का जब प्रयोग किया जाता है तो उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। ध्यान रखिए, उपसर्ग कभी भी धातु के बिना नहीं आते। जैसे कि अव्यय स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, ऐसे उपसर्ग कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, वे हमेशा धातु के साथ ही आते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्ग हमेशा धातु के साथ ही आते हैं। और ये उपसर्ग 3 प्रकार से परिवर्तन करते हैं। कभी ये धातु के मुख्य अर्थ को छिपा देते हैं, कभी ये धातु के मुख्य अर्थ का ही अनुसरण करते हैं लेकिन उस अर्थ को विशिष्ट बना देते हैं। कई बार विशेषार्थ यानी कि बिल्कुल जो धातु का अर्थ है उससे बिल्कुल ही अलग एक नया अर्थ देने लगते हैं, यानी कि विशेष उसका अर्थ देने लगते हैं। तो इन सभी चीजों के उदाहरण हमने यहाँ देखे और उपसर्ग का जो परिभाषा है उसका अर्थ है आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ये 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, आइए इसका अध्ययन करते हैं। ये 22 उपसर्ग आपके सामने हैं और सभी उपसर्ग जो हैं, इन सभी उपसर्गों के एक अर्थ होते हैं। तो प्रश्न पूछने का जो ढंग है उसका देखिए कैसे होगा। सबसे पहला प्रश्न तो वो अर्थ और परिभाषा से सीधा सीधा पूछ लेता है। उपसर्ग की निम्नलिखित में से परिभाषा है, वे धातु के आगे लगते हैं, वे धातु के पीछे लगते हैं, वे धातु के मध्य में लगते हैं, वे धातु में परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये धातु के आगे लगते हैं, धातु में परिवर्तन भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरे प्रकार का प्रश्न होता है, जो उपसर्ग हैं इन उपसर्गों का अर्थ आपसे पूछा जाता है। जैसे कि निम्नलिखित में से प्र उपसर्ग का अर्थ है, संस्कृत में पूछेंगे निम्नांकितेषु प्र इति उपसर्गस्य कः अर्थः, इस प्रकार से आपसे पूछेंगे। देखिए संस्कृत में जो आपके प्रश्न पूछने का ढंग है, इसकी जब हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न की जो भाषा होती है लगभग समान होती है और बहुत ही सामान्य भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको हर एक बिंदु के बाद में कुछ सैंपल के लिए प्रश्न दिए जाएंगे और बाद में आपको पूरी की पूरी एक बुकलेट दी जाएगी, जिसके अंतर्गत बुकलेट यानी ऑनलाइन बुकलेट, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे हजारों प्रश्न मिलेंगे हर एक विषय के। तो अब देखते हैं इन सभी उपसर्गों के अर्थ। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आता है प्र। जैसे कि अभी हमने उपसर्ग के परिवर्तनों के विषय में प्र उपसर्ग का अध्ययन किया। देखिए प्र उपसर्ग के 2 अर्थ होते हैं, अच्छा या बहुत। जैसे कि हमने देखा कि प्रणमति यानी कि बहुत नमस्कार करता है, यानी कि विशेष रूप से नमस्कार करता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रभवति यानी कि उत्तम प्रकार से किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, प्रभवति हमने पढ़ा था। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं दोस्तों परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या विरुद्ध। परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा या विरुद्ध। इन सभी के जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, उनका हम अभी अध्ययन करेंगे। पहले हम उपसर्गों का अर्थ देख लेते हैं। परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा। जैसे हम कहते हैं पराभव,
विजय का अर्थ होता है उद्भव, या उद्भव होने का अर्थ होता है विजय श्री को प्राप्त करना, जबकि पराभव का अर्थ होता है हार जाना, असफल हो जाना। तो परा जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है उल्टा या विरुद्ध हो जाना। ठीक है, इसी प्रकार है अप का दो अर्थ होते हैं, एक तो अलग हो जाना, एक दूर ले जाना। ठीक है, अलग हो जाना और दूर ले जाना। जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं अपमान, यानी कि मान से अलग हो जाना या मान से दूर ले जाना क्या है, अपमान है। ठीक है, अब इस उपसर्ग में ध्यान रखेंगे, ये जो अप शब्द है ना, अप उपसर्ग है, छोटी छोटी बातों का हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये जो अप उपसर्ग है इसके प में हलंत नहीं है, ये हमको ध्यान रखना होगा दोस्तों। ये जो अप उपसर्ग है, बार बार सीधा सीधा आपसे बहुत ही आरामदायक आसान प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है, एक अप में हलंत वाला हो जाएगा, एक अप बिना हलंत वाला हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये जब भी जो परीक्षाएं होती है ना दोस्तों, इसमें कुछ विशेष चीजें नहीं पूछी जाती, इसमें ऐसी सामान्य चीजें पूछी जाती है जो यदि आपको याद भी है तो भी आपकी पहचान की परीक्षा की जाती है कि आप सही सही चीज को पहचान सकते हैं कि नहीं। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। अगला इसका हम देखते हैं सम। सम का म हलंत है, ध्यान रखना, और सम का अर्थ होता है अच्छी तरह। जैसे कि संस्कृत शब्द है, इसमें सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग है, क्री धातु है, यह कहते हैं सम यानी कि अच्छी प्रकार से, क्री यानी करने वाला, क्या करने वाला, अच्छी प्रकार से संशोधन करने वाली अगर कोई भाषा है तो वो क्या है, संस्कृत भाषा है। ठीक है, अगला उपसर्ग आता है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनुगामी, अनुसरति, इसका अर्थ क्या होता है, पीछे। अनुगामी, अनुसरति यानी जैसे फॉलो करना। इंग्लिश में हम कहते हैं, हमारे बहुत सारे सोशल अकाउंट्स पर हम देखते हैं फॉलोइंग, यानी कि अनु यानी पीछे पीछे आना। अब अगला उपसर्ग आता है अव। इस अव उपसर्ग को भी ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी व हलंत नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो अव का अर्थ होता है नीचे, अवगच्छति, नीचे जाता है। अवगच्छति का अर्थ और दूर करना भी होता है। ठीक है, दूर करना भी होता है। जैसे आगे हम इसके जो विशेष शब्द है जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उसका हम अध्ययन करेंगे। अगला इसका अर्थ है उपसर्ग है निस। निस का अर्थ होता है निषेध करना या दूर हो जाना, दूर करना। निस्वार्थ, निस्वार्थ, स्वार्थ से जो बिल्कुल दूर है उसको निस्वार्थ हम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो उपसर्ग है वो है निर। निर का अर्थ होता है बाहर या के बिना। जैसे निर्गतः, इसका अर्थ भी क्या होता है, निर्गतः। निर्गतः इसका उदाहरण है। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रति। प्रति यानी दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक शब्द आता है प्रतिकूल, यानी कि परिस्थिति से उल्टा, तो क्या अर्थ हो गया इसका, विपरीत। एक हम बोलते हैं दुर्जनम, ये कह सकते हैं विद्यालयम प्रति गच्छति, तो विद्यालय की ओर जाता है। देखिए इस ओर में दो मात्रा है, यहाँ पर एक ही मात्रा आएगी, और यानी विद्यालय की तरफ जाता है। जैसे हम बोलेंगे विद्यालयम प्रति गच्छति, तो प्रति के दो अर्थ हो गए, विपरीत और। ठीक है, अगला आता है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। पर कोटा हिंदी में एक शब्द आता है, वो इस परि उपसर्ग से युक्त है, जो कि अब बदल गया है, परिभवा, इस प्रकार से। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर। अगला हम देखते हैं इसका दुस और दुर। इन दोनों जो उपसर्ग हैं, इन दोनों के ही समान अर्थ है, कठिनता और बुरा। जैसे दुर्गम, गम का अर्थ होता है जाना, जाने में जो जगह कठिन है हम उसको बोलते हैं दुर्गम स्थान। ठीक है, अब इस प्रकार दुस का उदाहरण हम देख सकते हैं दुश्चरति। चरति यानी कि चलना, जहां पर चलना कठिन होता है उसको हम कहते हैं दुश्चर। ठीक है, दुष्कर भी कहते हैं। दुश्चर यानी कि अनुगमन करना, तो दुश्चर हम किसे कहते हैं, बुरा आचरण करने में जो बुरा है वो दुश्चर है। ठीक है, इसी प्रकार से वी उपसर्ग विशेष के लिए आता है विराग। राग जो विशेष प्रकार का राग है या राग से बिल्कुल ही पृथक हो जाना विराग कहलाता है। तो वी का अर्थ विशेष के रूप में भी लिया जाता है, अलग होने के लिए भी लिया जाता है। इसी प्रकार आ आता है। आ उपसर्ग किसी भी सीमा को बांधता है, मर्यादा को बांधता है। हम बोलते हैं कि अविद्यालयात् वृक्षाः सन्ति, यानी कि विद्यालय की सीमा तक वृक्ष हैं। दोनों अर्थ हो गए, इसमें सीमा अर्थ भी आ गया, यानी कि मर्यादा जिसे हम कहेंगे, तक अर्थ भी आ गया। अपरितोषाद यानी कि उसके संतुष्टि के स्तर तक परिश्रमम करिष्यामि, जब तक वो संतुष्ट न हो जाए तब तक परिश्रम करूंगा। कौन संतुष्ट न हो जाए, हमारे कर्म,
हमारा ज्ञान संतुष्ट न हो जाए तब तक कर्म करेंगे। फिर आता है नी उपसर्ग नीचे के लिए आता है। अधि उपसर्ग ऊपर के लिए आता है। इसी प्रकार अपि उपसर्ग आता है भी के लिए। भवान अपि गच्छति, आप भी जा रहे हैं क्या। इसी प्रकार अति उपसर्ग है जो बाहुल्य के लिए आता है। ठीक है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति यानी कि किसी भी चीज का जो बाहुल्य है वो सभी जगह वर्जयेत यानी निषेध होता है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग आता है सु उपसर्ग कहता है शोभन या अच्छा होने के लिए, जैसे स्वागत, आपके आगमन में हमको शोभा हुई, आपके आगमन पर हमको प्रसन्नता हुई। तो सु का जो प्रयोग है वो अच्छे और शोभना के लिए किया जाता है। अगला उपसर्ग है उत उपसर्ग को अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इसमें त हलंत है, दूसरी बात उद उपसर्ग नहीं होता, उत उपसर्ग होता है। द तो इसको तथा द जब जश्त्व संधि होती है तो इसको द हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। उत उपसर्ग का त हलंत है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट जैसे हम कहते हैं, तो ये श्रेष्ठता के अर्थ में आता है, ऊंचाई के अर्थ में आता है। अगला उपसर्ग है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अभी का अर्थ होता है सम्मुख या ओर, सम्मुख या ओर। जैसे मेरे अभिमुख बैठा है, किसी भी व्यक्ति के लिए हम कहें कि मेरे अभिमुख बैठा है, इसलिए इस प्रकार अभी का अर्थ होता है सम्मुख या ओर। अगला जो प्रश्न है वो है उप उपसर्ग है। उप उपसर्ग को भी ध्यान रखेंगे, उप का प हलंत नहीं है, उप का प हलंत नहीं है, इसका अर्थ होता है निकट या समीप। तो उपकृष्णम कृष्ण के समीप, उपविद्यालयम विद्यालय के समीप। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इन उपसर्गों को प्रादि कहते हैं। जैसे कि इसका पहला उपसर्ग क्या है, प्र है, तो प्र आदि उपसर्ग कहलाते हैं। ये प्र आदि जो 22 शब्दांश है ना, इनको उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं ना यहां वहां मत भटको, इसी प्रकार प्र आदि यहां पर कह दिया गया है। ठीक है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं, क्रिया के योग से जो अव्यय क्रिया के योग के द्वारा बनते हैं, क्रियाओं के आगे आते हैं, उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। और ये उपसर्ग कुल मिलाकर के 22 होते हैं। ये उपसर्ग हमेशा धातु के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार 22 उपसर्ग और उनके अर्थों को हमने देखा। एक बार फिर से मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन उपसर्गों में अप, अव, उप, ये 3 उपसर्ग ऐसे हैं जिनमें हलंत नहीं लगा हुआ और बार बार परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमने इन 22 उपसर्गों को देखा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण हम इसके देखते हैं। पहला जो उदाहरण है दोस्तों, हम इसको देखेंगे मुख्य रूप से, इसे प्र परा अप सम अनु अव निस निरिद सुदूर, इस प्रकार से हम उपसर्गों को बिल्कुल अच्छे से रट लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अब इनके कुछ विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं जो सीधे सीधे आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि आपने यहाँ पर ये पढ़ लिया है तो शायद सेकंड ग्रेड में भी लगभग यहीं से पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी लगभग यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमसे भी यहाँ पूछ लिए जा सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा प्र उपसर्ग प्रकाशते। ठीक है, प्रकाशते यानी कि प्रकाशित होता है। प्रभवती, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, प्रभवती का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए उद्यत होना। ठीक है, अगला है प्रणमति, विशेष प्रकार से नमस्कार करना। ठीक है, इसी प्रकार परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग पराभवती यानी कि पराभवती नीचे की ओर जाना, यानी असफल हो जाना, उसको पराभव होना कहते हैं। पराजयती का अर्थ भी पराभव यानी कि असफल होना ही होता है। अगला उपसर्ग है अपगच्छति। अपगच्छति यानी कि निवारण कर देना किसी चीज का, अपगच्छति दूर कर देना किसी को। जैसे गाम, इसको ये कह सकते हैं यवम गाम वारयति, यानी कि यव कहते हैं जो को, गाय से जो को बचाता है। तो इस प्रकार निवारण करने के अर्थ में अप का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अपकरोति, अपकरोति का अर्थ यहाँ पर अपमान करने से है। अगला है सम उपसर्ग, इससे संबंधित संस्कार और संपठ्यते, ये 2 शब्द बार बार पूछे जाते हैं। तो सम उपसर्ग से संस्कार बनता है, दूसरा है सम उपसर्ग से संपठ्यते, अच्छी प्रकार से पढ़ना, संपठ्यते अच्छी प्रकार से पढ़ना। अगला शब्द आता है अनुभवती, अनुभव करता है। अनुलिखति, पीछे पीछे लिखता है। अनुलिखति किसे कहते हैं, पीछे पीछे लिखना, यानी कि कोई जैसा श्रुतिलोक होता है इसी प्रकार उसमें पीछे पीछे लिखना। एक लाइन हमको बचपन में मैम लिख करके देती थी, उसके नीचे पूरा पेज हम भर दिया करते थे, तो वो क्या है, अनुलिखति। अनु का अर्थ होता है पीछे और लिखति यानी लिखना।
एक जो लाइन है उसके पीछे पीछे लिखते चले जाना, अनुलिखति है। इसी प्रकार अव का अर्थ होता है अवगच्छति यानी समझना, बिल्कुल अलग है। गच्छति शब्द का अर्थ होता है जाना, जबकि अवगच्छति का अर्थ होता है समझना। अवगच्छति वा, समझ में आया क्या? इस प्रकार से अवतरति यानी उतरता है, अवतार लेता है। दो अर्थ हैं इसके, अवतरति अवगच्छति। तो इस अवगच्छति को, इस वाला जो ये वाला जो पेज है ना दोस्तों, इसमें ये अवगच्छति बार बार पूछा जाता है। प्रभवति ये पूछा जाता है बार बार, अपगच्छति ये पूछा जाता है। ये तीन शब्द इस पेज में बार बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। इसके अलावा पराभवति और पराजयते, ये तो बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि असफलता के अर्थ में परा का प्रयोग किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से एक तो है ये आपका जो प्रभवति है, ये अवगच्छति और अपगच्छति इस पेज में। ठीक है, अगला हम देखते हैं दोस्तों, जो पूछे गए हैं बार बार, उनको मैंने आपके सामने एक साथ ही उपस्थित कर दिया है। अब देखते हैं इन्हें। तो निस उपसर्ग से निस्तरति, निस्तरति निस्तारण करना, किसी भी कार्य का संपादन करना, निस्तारण करना यानी निपटाना किसी भी काम को। ठीक है, अब देखिए एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि कोई कार्य होता है ना, जो कोई भी कार्य, उस कार्य के विषय में सोचने से कार्य होना नहीं माना जाता। उस कार्य की योजना बनाने से भी कार्य का होना नहीं माना जाता। उस कार्य को करते रहने को भी कार्य होना नहीं माना जाता। काम को खत्म करना काम करना माना जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो शब्द है ना बहुत कुछ कहता है दोस्तों। निस्सरति, निस्तरति यानी कि कार्य का समापन कर देना, उसको काम करना कहते हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं आज भी, काम हुआ क्या, कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, नहीं, काम करना यानी कि काम खत्म कर देने को काम करना कहते हैं। अगला है शब्द निस्वार्थ। आप जानते हैं स्वार्थ से जो रहित है वो निस्वार्थ है। इसी प्रकार निर्गच्छति और निर्यच्छति। निर्यच्छति, यच्छ धातु जो होती है वो देने के अर्थ में आती है, लेकिन निर्यच्छति, निर्गच्छति यानी निकालना, निर्गच्छति यानी निकालता है। जैसे दूषितम जलम निर्गच्छति, दूषित जल को निकालता है। ठीक है, इस प्रकार से दुस उपसर्ग और दुर उपसर्ग दोनों का अर्थ हमने पहले भी देखा। दुश्चरति, बुरे आचरण को करता है। चरति यानी कि चलन, चरति का अर्थ होता है चलन। दुष यानी बुरा, बुरा जो आचरण है उसका आचरण करना। दुष्करोति बुरा काम करता है। ठीक है, एक दुष्कर होना कठिनता के लिए भी आ जाता है, ये ध्यान रखना है। दुर्नीतः जिसकी नीतियां बुरी है उसको दुर्नीत कहते हैं। हिंदी में भी आप बोलते हैं कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। इसी प्रकार दुर्भाषते, बुरा बोलना। दुर्दिन, दुर्दिन वृश्चिकटिकम में एक दिन आता है दुर्दिन, ऐसा दिन जो बुरा है, मौसम इत्यादि से बुरा वहां पर कहा गया है, लेकिन दुर्दिन किसी भी प्रकार दुर्दिन हो सकता है। अगला कहते हैं वी अलग होने के अर्थ में और विशेष के अर्थ में। तो वी परिणमते उल्टा परिणाम आना। फिर कहते हैं विकसति, यहां पर विशेष रूप से जो खिलते हैं उसको विकसित होना कहते हैं, खिलना या प्रगति करना, विकसति। विज्ञानम, ज्ञान की विशेष शाखा को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला उपसर्ग आता है आंग उपसर्ग। आंग मर्यादा वचने यानी कि मर्यादा या किसी सीमा तक जाने के लिए आता है। आमरणम, मरने तक, आ गया तक अर्थ। आरोहति, आरोहति यानी चढ़ना, आरोहण करना, जैसे कि पर्वतारोहण। तो पर्वत पर हम क्या करते हैं, आरोहण। आरोह जो शब्द है उसमें उसका अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में। आरोह का अर्थ क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोहति यानी बढ़ते चले जाना, उसको आरोहण कहते हैं। और बढ़ते चले जाना कैसे, ऊंचाई पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला जो निवारयति यानी दूर करता है। निवास हम जानते हैं रहना, निवास हमारा जो निवास स्थान होता है वो। तो इस प्रकार से दोस्तों उपसर्गों की कुछ ये विशिष्ट उदाहरण थे जहां से बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो हमारा पेज है ना दोस्तों, ये वाला जो हमारा है, इसके अंतर्गत दो चीजें विशेष रूप से है। पहली बात तो आंग उपसर्ग, ठीक है। दूसरा है निर उपसर्ग, निर्गच्छति और निर्यच्छति। ठीक है, अगला हम देखते हैं कुछ और उपसर्ग और उनके उदाहरण, विशेष उदाहरण जो पूछे गए हैं बार बार। सबसे पहला आता है दोस्तों इसके अंतर्गत उत। जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुकी हूं, उद कोई उपसर्ग नहीं है, उत उपसर्ग होता है। उत क्या होता है, उत उपसर्ग होता है, ता में हलंत है। इससे बनते हैं उत्साह, उद्गच्छति, उत्तम। तीनों ही बहुत अच्छे अर्थ में। उत्साह मन में, मन का जो उत्स का भाव है वो बढ़ जाना। ठीक है,
ये सत्व के अर्थ में होता है। उत्साह कहते हैं अच्छे अर्थों में हमें हमारा एक्साइटमेंट होना उत्साह कहलाता है। उद्गच्छति यानी कि आगे की ओर बढ़ना, ठीक है, उद्गच्छति। उत्तम, इसी प्रकार अगला उपसर्ग है अधिउपसर्ग। अधिउपसर्ग अधिगच्छति। अधिगच्छति का अर्थ होता है समझना। देखिए बार बार पूछा गया प्रश्न है, ये विशेष है, आपको ध्यान रखना है। अधिकार आप जानते हैं हमारे कार्य करने के अंतर्गत जो आता है उस अधिकार, उसको, उस क्षेत्र को अधिकार कहा जाता है। क्रिया धातु करने के अर्थ में होती है, अधि सप्तमी के अर्थ में आता है। तो अधिकार क्या होता है, जो हमारे कार्य करने के क्षेत्र में आता है उसको हम अधिकार कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला है अपि। अपि गच्छति और अपि धत्ते। अपि धनते, धनते नहीं है ये, अपि धत्ते है, ठीक है। इसी प्रकार अति। अति यानी कि अत्यधिक। अतिक्रमण। अतिक्रमण का क्या अर्थ होता है, अत्यधिक यानी कि बाहुल्य। जो स्थान आपका नहीं है आपने उस स्थान पर अतिक्रमण किया है, बाहुल्यता आ गई है। जो सोचने का विचार आपका नहीं है वहां भी आपने मानसिक अतिक्रमण किया है, तो इन सभी को अतिक्रमण कहते हैं। अतिक्रोध, क्रोध की अधिकता को अतिक्रोध कहते हैं। सुआगतम सुशोभते, आप जानते हैं सुउपसर्ग से अभिप्राय, अभिगमनम और परिष्कार। परिष्कार ये परि का उपसर्ग का आ गया। तो अभी जो है, अभी का अर्थ होता है अभिप्राय, कहने का तात्पर्य। अभिगमनम, जाना। और देखिए परि उपसर्ग है। परिष्कार, बार बार पूछा गया प्रश्न है, ये परिष्कार आपको ध्यान रखना है। परिष्कार यानी कि संशोधन कर देना। परिभवति, नीचे की ओर जाना। परिक्रमण, परिक्रमा करना, ठीक है। तो इस प्रकार से एक उपासना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपके साथ में लेकर के आई हूं, तो ये ध्यान रखना है। इस पेज में यदि हम देखते हैं तो ये अधिगच्छति बहुत विशेष है दोस्तों, बहुत विशेष है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं उपसर्गों के अंतर्गत इसके कुछ प्रश्न, और इसके जो प्रश्न है ये प्रश्न हम देख लेते हैं। या तो ये प्रश्न पूछे गए हैं और इसके अंतर्गत आने की पूर्ण रूप से संभावना है, तो आइए इनको हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है उपसर्गाणाम संख्या कति। तो हम जानते हैं, अभी अभी हमने देखा है उपसर्गों की संख्या कितनी है, 20, 30, 22 या 33। आपके सामने ये हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है, कभी कभी वो संख्याएं गणित में नहीं आती, हिंदी में भी आ जाती है, तो जरा ट्विस्ट हम लेकर आए हैं इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। 1 से 9 तक हिंदी की गिनती तो आती ही होगी ना आपको। तो देख लीजिए उपसर्गों की जो संख्या है वो 22 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गच्छतु भवान ... दर्शनाय। यहां पर हमको क्या लिखना है बताइए, यहां पर हमको लिखना है, लेकिन ये जो प्रश्न है ये अव्यय का आ गया है, इसलिए इसका उत्तर मैं स्वयं दे देती हूँ। गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, तो पुनर् इसमें आ जाएगा, जो कि उपसर्ग नहीं है, अव्यय है। ये प्रश्न लिखा गया यहाँ पर गलती से। चलिए अगला हम देखते हैं, प्रतिकूलताम उपगतो ही विधो अत्र कः उपसर्गः। ये जो एक सूक्ति है, प्रतिकूलताम उपगतो ही विधो। विधो कहते हैं भाग्य को। भाग्य कभी कभी हमारे प्रतिकूल हो जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि क्या उपसर्ग है इसमें, ही, उपगतो, विधो या प्रति, कौन सा उपसर्ग है इसमें। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रति, प्रति उपसर्ग है इसमें, ठीक है। अगला हम देखते हैं, निम्नांकितेषु उपसर्ग रहितः प्रत्यय शब्दः। तो अनुरागः, परागः, विरागः, संलापः। इसमें आपको ये बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा एक उपसर्ग रहित है। तो ये जो आपको सामने प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये प्रश्न केवल पैटर्न आपको बताया जा रहा है। आपको उपसर्गों की संख्या पूछी जा सकती है, ऐसे शब्द, ऐसा वाक्य जिसमें आपको उपसर्ग ढूंढने के लिए दिया जा सकता है। अब ऐसे शब्द जो लगते हैं कि उपसर्ग से युक्त है लेकिन उपसर्ग युक्त नहीं है, उसको बहुतों में से छांटना, ये वाला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है। और उत्तर सामने लगा हुआ है लेकिन गलत लगा हुआ है, आपको देखना है। तो उत्तर इसमें आ जाएगा कि जो पराग शब्द है ये अपने आप में मूल शब्द है, इसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। वी में विराग में वी उपसर्ग है, संलाप में सम उपसर्ग है, अनुराग में अनुपसर्ग है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, की और यह अर्थ किस उपसर्ग का है। ये देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। और ये जो उपसर्ग वाला ये प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है 2016 की परीक्षाओं में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही प्रमुख प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आती हूँ, और ये प्रमुख प्रश्न या तो यहीं से पूछ लिया जाएगा और या बिल्कुल इनके जैसा कुछ किंतु परंतु बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो की और के अर्थ में हमने देखा था कि प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी मैंने बताया था विद्यालय प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता हूं, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसके कुछ प्रश्न देखे हैं, ये सैंपल प्रश्न है। अगले प्रश्न आपको एक मुश्त तरीके से बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं,
कि अवधनगम पद निर्माणम कुरुता। अब ये पांचवें प्रकार का पैटर्न आपके सामने लेकर के आई हूं कि इस प्रकार से भी आपको दिया जाता है कि धातु और उपसर्ग दोनों मिलाकर के दे देंगे आपको और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसका कैसे पद बनेगा। तो हम जाते हैं, गम धातु है, इसका रूप कैसे चलते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। अब इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ अव ही तो लगाना है, पर यह ध्यान रखना है जो अव है इसमें हलंत नहीं लगा है, तो अव गच्छति इसका सही रूप हो जाएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इसमें टी हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है, तो अवगच्छति इसका पद निर्माण हो जाएगा। तो ये पांचवें प्रकार का प्रश्न का एक पैटर्न आपको दिया है मैंने। अगला हम देखते हैं, कुछ इसके बहुत सारे उदाहरण आपके लिए मैंने यहां उपस्थित कर दिए हैं, जिसे आप स्लाइड रोक करके इसकी जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके पास में मैंने बहुत सारे इसके उदाहरण आपके लिए लिख करके रख दिए हैं। प्रत्येक उपसर्ग का पहले उपसर्ग है, देखिए यहां पर सभी उपसर्ग है पहले तो यहां पर, और उपसर्ग होने के बाद इनका अर्थ दे रखा है, अर्थ के बाद इनके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। तो तीनों चीजों को आप एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत अच्छे उदाहरणों का यहाँ पर मैं संग्रह आपके लिए करके लाई हूँ। ठीक है, तो मैं समझती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ और इसके उदाहरण देखते हैं। इन दोनों ही स्लाइड्स को आप रोक करके अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके अभ्यास के लिए हैं। जो परीक्षा में मेन विशेष रूप से पूछे गए हैं उनको मैंने अच्छी तरह विस्तार पूर्वक आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने उपसर्गों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसको हम चाहें तो एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट करके देख सकते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो धातु के पूर्व लग करके धातु के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 22। उपसर्ग हमेशा धातु के साथ ही आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि उपसर्गाः क्रियायोगे। 3 प्रकार से ये परिवर्तन करते हैं, या तो मुख्य अर्थ को बाध कर देंगे, या धातु के अनुसार ही चलेंगे, या किसी विशेष अर्थ को देंगे। ठीक है, धातु का अर्थ यहाँ पर क्रिया है। संस्कृत में क्रियाओं को धातु कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और इन सभी उपसर्गों का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा। 6 प्रकार के आपके प्रश्नों के पैटर्न मैंने आपको यहां पर दिए हैं, जिस प्रकार उपसर्गों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उपसर्गों का अध्ययन किया। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक।